Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya here, educator. तो स्टूडेंट्स essentials for a valid consideration के ऊपर हम बात कर रहे हैं. कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, जो दोनों पार्टीज को बदले में कुछ मिल रहा हो, कुछ जो बदले में मिल रहा हो, समथिंग इन रिटर्न. ओके, अभी जो हमने असेंशियल्स किए थे अभी तक, वो हमने पिछली क्लास में की है. आई होप आपने देख लिया होगा. तो अभी हम आगे बात कर रहे हैं. कंसल्टेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट. कंसल्टेशन ज़रूरी नहीं है कि ये एडिक्वेट हो, क्योंकि हमारा जो लॉ है इसकी एडिक्वेसी के बारे में, इसके सफिशेंस एंड इनसफिशेंसी के बारे में नहीं बताता है. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए उसका कंसल्टेशन का होना ज़रूरी है. वो कितनी है, एडिक्वेट है नहीं है, ये लॉ हमें नहीं बताता, ये मैटर नहीं करता है. ओके, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कुछ आपको जो मिल रहा है. ओके, समथिंग इन रिटर्न. द समथिंग इन रिटर्न मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू. उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए. ओके, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कोई कीमत होनी चाहिए कानून की नज़रों में. उसकी एडिक्वेसी के साथ कानून का, कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है. कंसल्टेशन ज़रूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो. एडिक्वेसी के ऊपर काम कोर्ट नहीं करती है. ये प्रोमिसर जो अपनी मर्जी से, कंसेंट के साथ, अगर वो इन एडिक्वेट कंसल्टेशन के साथ आगे चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये उन दोनों पार्टीज़ के ऊपर होगा. ये कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी. उसकी सफिशेंसी और इनसफिशेंसी के ऊपर कोर्ट बात नहीं करती है. ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल बता रहे हैं. देखो, ए ने एग्री किया अपना घर बेचने के लिए, जो कि 10 लाख रुपीज़ का था. बी को ओनली 10,000. अब ये जो एग्रीमेंट हुआ ये कंसेंट के साथ हुआ है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई है, कुछ भी फ्रॉडलेंट नहीं है इसमें, कुछ भी कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है. एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन. कंसेंट है जो वो फ्री है, किसी भी तरह का दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से मंजूरी दी गई है. तो ये जो एग्रीमेंट है इनएडिक्वेसी का, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती. ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग विद द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन. अच्छा, अगर जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, शॉकिंगली इनएडिक्वेट, अगर पार्टी ये एलिगेट कर दे कि मेरी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी, अगर दोनों में से एक पार्टी जो कि कंसेंट है वो फ्रीली नहीं ले रही है, कोई दबाव डाल रही है उसके ऊपर, कोई भी फ्रॉड कर रही है उसके साथ, तो उस केस में कोर्ट इनएडिक्वेसी कंसिडरेशन के लिए बात करेगी एज अ एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ सच अ एलिगेशन. तो जो एलिगेशंस लगा रही है पार्टी, उसकी जो कंसेंट है अगर वो फ्री नहीं है, वही उसका सबूत है, एविडेंस है, तो उसके ऊपर कोर्ट है जो वो अपना फैसला सुना सकती है. इस चीज़ को हम साथ में लेके चलेंगे कि उसकी जो कंसेंट है वो फ्री है या नहीं है. अपनी मर्जी से वो कम अमाउंट में दे रहा है, इनएडिक्वेट में दे रहा है, इनएडिक्वेसी है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकती. अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है तो आपको हेल्प मिल सकती है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. जैसे ए ने एग्री किया अपना हॉर्स बेचने के लिए 30,000 का 1,000 में, और ए डिनाइज दैट हिज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन. उसने ये कहा, ये मना कर दिया कि मेरी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी. जो इनएडिक्वेसी है कंसिडरेशन की इज द फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट शुड टेक इनटू अकाउंट in considering whether A's consent was freely given or not A's consent was freely given. तो जो कंसेंट है अगर फ्रीली गिवन नहीं है तो वहाँ पे कोर्ट है इस चीज़ को कंसिडर करेगी. नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल. कंसिडरेशन है जो वो रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए. तो जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस टू डू, कुछ करने का प्रॉमिस है जो पर्सन करता है, वो बाय लॉ बाउंड हो जाता है उसको करने के लिए कि आपको ये करना ही पड़ेगा. एंड डज नॉट अमाउंट टू कंसिडरेशन. डज नॉट अमाउंट टू कंसिडरेशन. कंसिडरेशन हैज़ ऑल्सो बी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फिजिकली इम्पॉसिबल, वेग और लीगली इम्पॉसिबल
कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इनको इन्फोर्स्ड नहीं किया जा सकता, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। जो चीज़ फिजिकली इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, या वेग है, क्लियर नहीं है, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता है, कानून की नज़रों में वो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। A promise by a man to make two parallel lines meet is not a good consideration. अगर कोई पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि ये जो दो पैरेलल लाइन चल रही है वो उसको मिला देगा आगे चल के, ये कंसिडरेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ नॉट पॉसिबल। अब प्रॉमिस नॉट टू स्यू फॉर द रीजनेबल टाइम इज अ गुड कंसिडरेशन। नॉट टू स्यू, प्रॉमिस कर रहा है कि बंदा मैं तुम्हें स्यू नहीं करूँगा इतने टाइम तक, अगर तुम मेरी पेमेंट है जो वो टाइम पे दे देते हो, तो ये एक अच्छी कंसिडरेशन है, ये चीज़ पॉसिबल भी है। कोई पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें स्यू नहीं करूँगा। सिमिलरली इफ अ पर्सन compromises and agrees to accept the smaller amount in settlement of his claim, this would be sufficient consideration for the opposite party's promise to pay some. अच्छा, अगर कोई पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, ज़्यादा अमाउंट देने के बजाय वो कम भी देने को तैयार है, और वो चीज़ सफिशेंट मानी जाएगी अगर दोनों पार्टीज़ हैं जो वो उसके ऊपर एग्री करती हैं। ठीक है, मान लो ए ने बी से पैसे लेने थे और बी जो है वो पैसे नहीं दे रहा था, बी ने कहा कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको कम दे सकता हूँ, 50,000 दे सकता हूँ। तो जो पार्टी है जो प्रॉमिस कर रही है पे करने का, तो वो उसको पे कर रही है, कम कर रही है, सेटलमेंट हुआ है उनका, दोनों की आपसी कंसेंट हुई है, इसके ऊपर ए ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, तो उस चीज़ को हम अच्छी कंसिडरेशन मान सकते हैं, ये रियल हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी एक केस स्टडी के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ है जो वो वेग मानी जाएगी, वो जो रियल नहीं मानी जाती है। वाइट वर्सेस ब्लूट का केस है। इस केस में क्या है कि जो डिफेंडेंट है, जो सन है, उसको अपने फादर को सम मनी पे करनी है। डिफेंडेंट हैड टू पे अ सम ऑफ मनी टू हिज फादर एंड फॉर सेम ही हैड एग्जीक्यूटेड अ प्रोमिसरी नोट इन अ फेवर ऑफ हिज फादर। तो उसने प्रोमिसरी नोट किया। ही चार्ज्ड his father for inadequate distribution of property and complained all the time for it. अच्छा, तो उसने अपने फादर के ऊपर क्या किया, ये चार्जेस लगाए कि उसने जो प्रॉपर्टी के हिस्से किए हैं, जो बंटवारे किए हैं, वो इक्वल नहीं किए हैं, मुझे कम मिला है। ये उसको हमेशा से ही शिकायत रहती थी, वो पूरा टाइम यही शिकायत करता रहता था। तो जो फादर थे उन्होंने उसको ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर दूंगा तुम्हारी लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी इन रिगार्ड टू द प्रोमिसरी नोट इफ़ ही स्टॉप्ड कंप्लेनिंग। जो तुमने मुझे पैसे देने होते हैं, मैं तुम्हें उस डिस्चार्ज से, उस लाइबिलिटी से तुम्हें फ्री कर दूंगा अगर तुम ये मुझे शिकायत करना बंद कर दोगे तो। The court was confronted with the question whether the defendant's promise not to complain was sufficient or a good consideration so as to make the father's promise enforceable. अब अगर दोनों पार्टीज अगर कोर्ट में चली गई है तो ये चीज़ मैटर करती है कि जो डिफेंडेंट का प्रॉमिस है नॉट टू कंप्लेन, ये सफिशेंट है। अगर सफिशेंट है तो ही फादर का जो प्रॉमिस है वो इन्फोर्सेबल होगा। द कोर्ट हेल्ड दैट दिस वॉज नॉट अ गुड कंसिडरेशन। ये अच्छी कंसिडरेशन नहीं है कि तुम मुझे बार बार शिकायत करना छोड़ दो, मैं तुम्हें लाइबिलिटी से फ्री कर दूँगा। ये अच्छी कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, ये एल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है प्रॉमिस की, तुम मुझे ताने मारना बंद कर दो, तुम मुझे शिकायत करना बंद कर दो, मैं तुम्हें लाइबिलिटी से फ्री कर दूंगा। दिस इज़ नॉट अ गुड कंसिडरेशन, तो इसको हम वैलिड नहीं मानते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन बात कर रहे हैं, जैसे ए ने पैसे बोरो किए 50,000 एट 12% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम बी एंड रीपेएबल ऑन डिमांड। जब वो मांगेगा तो उसको रीपे करने हैं। तो बी मेड द डिमांड and on the failure of A to pay
ही वॉज अबाउट टू sue A to get back his money. B ने पैसे वापस मांगे और A ने पैसे नहीं दिए, वो फेल हो गया क्योंकि उसके पास होंगे नहीं पैसे। तो अभी क्या हो रहा है कि जो पर्सन था B जिसने पैसे लेने थे, उसने क्या किया, स्यू करने ही वाला था वो A को अपनी मनी वापस लेने के लिए। ए ने उसको रिक्वेस्ट किया बी को कि वो मुझे स्यू ना करे, इस चीज़ को पोस्टपोन कर दे। वो एग्री करता है कि वो 12% की बजाय 18% पर एनम इंटरेस्ट आपको देगा, ठीक है। ऑन आर रिफ्यूजल टू पे इंटरेस्ट एट 18%, बी फाइल्ड अ सूट और डिक्रे अगेंस्ट द ए, कंसिडरेशन वाज रियल। तो स्यू कर दिया उसने, बट इसमें जो कंसिडरेशन थी वो गुड थी, रियल थी, मानी भी जा सकती थी। 12% की बजाय वो 18% इंटरेस्ट ले सकता था। ये चीज़ तो वैल्यू भी है इन द आइज ऑफ लॉ कि उसको ज़्यादा पैसे मिलते, लेकिन उसने इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं माना, तो उसने स्यू कर दिया। बट ये जो कंसिडरेशन थी जो ए देने वाला था वो रियल थी। तो कंसिडरेशन आपकी क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एज हस्बैंड डिडंट गिव मेंटेनेंस अलाउंसेस टू हर विच ही हैड प्रॉमिस टू पे। ए के हस्बैंड उसको मेंटेनेंस अलाउंसेस नहीं देते जो उसने प्रॉमिस किया था पे करने के लिए कि मैं दूंगा तुम्हें। बट जब उसको नहीं मिले तो उसने अपने हस्बैंड को क्या किया, स्यू कर दिया। तो हस्बैंड ने रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे स्यू मत करो, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें मंथली अलाउंसेस दूंगा। It was held that A's forbearance to sue is a consideration for husband's agreement for the payment of maintenance allowances. B A को वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि मुझे स्यू मत करो, ये उसके बदले में क्या दे रहा है, मेंटेनेंस अलाउंसेस दे रहा है। तो इसको भी एक रियल मानी जा सकती है कि ये रियल कंसिडरेशन है, इट्स नॉट अ फेक, क्योंकि अपना राइट वो छोड़ रहे हैं, फॉरबियर कर रहे हैं, अपने राइट को छोड़ रहे हैं, किसी के कहने पे काम को मना कर रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो ये भी एक रियल कंसिडरेशन मानी जा सकती है। तो पर्सन को स्यू करने का राइट है उस पार्टी के पास जिसको लॉस हो रहा है, जो बियर कर रहा है, जो सफ़र कर रहा है। तो वो अगर अपना राइट छोड़ रहे हैं तो उसको बदले में जो मिल रहा है नया प्रॉमिस, वो क्या है, वो उसके लिए कंसिडरेशन है दोनों पार्टीज़ के लिए। देन है, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन हमेशा हमारी लॉफुल होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारा जो एग्रीमेंट है वॉइड हो जाएगा इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन अनलॉफुल कंसिडरेशन। अनलॉफुल की तो कोई चीज़ बात ही नहीं ना करनी। आप अनलॉफुल काम कर रहे हो और देन लॉ के पास जा रहे हो, कोर्ट के पास जा रहे हो कि कोर्ट आपकी हेल्प करे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उल्टा आप ही फंसोगे, आपको ही पनिशमेंट मिलेगी। कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इज लॉफुल अनलेस, ये कानून की नज़रों से छुपी नहीं होनी चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होनी चाहिए। अनलेस ये नहीं है, तब तक नहीं है जब तक ये कानून की नज़रों से छुपी नहीं है। इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ये ऐसी नेचर की नहीं होनी चाहिए कि अगर इसको परमिट करते हैं तो वो कानून की किसी और प्रोविज़न को तोड़ता हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो वो अनलॉफुल है। इट्स अ फ्रॉडलेंट, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फ्रॉडलेंट है तो वो अनलॉफुल है। इन्वॉल्व्स एंड इम्पायल्स इंजरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, अगर किसी और को नुकसान हो रहा है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है तो वो अनलॉफुल है। और जो ऐसी चीज़ जो कि इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, तो वो चीज़ भी अनलॉफुल में कंसिडर होगी। तो आपके जो कंसिडरेशन है वो हमेशा लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। जैसे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूंगा, पब्लिक सर्विसेज के ऊपर तुम्हें जॉब लगवा दूंगा, जैसे अप्रोच होगी ना किसी की, तो बी ने प्रॉमिस किया उसे 1000 पे करने के लिए। तो ये जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। किसी को भी रैंडमली आप पब्लिक सर्विसेज के लिए कैसे बिठा सकते हो अपनी सिफारिश पर, अगर कोई पर्सन डिजर्विंग ही नहीं है तो
इतने पर्सन लाइन में डिजर्विंग है और बीच में आप अपनी अप्रोच लेके आ गए हो, आप अपना बंदा लेके आ जाओ जो कि कम एजुकेटेड है, तो वो गलत हो जाएगी चीज़, ठीक है। वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ही हो जाएगी एक तरह की। ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ये अनलॉफुल है। देन इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोमिसर ऑलरेडी उसी चीज़ के अंदर हो, उसे करना ही है वो काम। इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी लास्ट वाले लेक्चर में। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है क्राइम के लिए, ये उसकी ड्यूटी है, वो इसी काम के लिए रखा हुआ है, पब्लिक सर्विसेज के लिए ही है वो। तो अगर ये प्रॉमिस करता है उसको मनी देने के लिए, मनी टू अ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इनटू क्राइम, तो ये जो एग्रीमेंट है ये इनवैलिड है, बिकॉज जो ऑफिसर है वो ऑलरेडी अंडर द ड्यूटी टू डू सो बाय लॉ, कानून के द्वारा वो इस काम के लिए रखा गया है, तो उसकी ये ड्यूटी है, वो ये करेगा। आप उसको प्रॉमिस क्यों कर रहे हो पेमेंट करने के लिए, आप उसको मनी क्यों दे रहे हो? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ओके। However, where the person agrees to do more than his official duty, this will be a good consideration for promise. अगर कोई पर्सन ज़्यादा कर रहा है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से भी बढ़कर कर रहा है कुछ आपके लिए, अपनी ड्यूटी की जो दायरा है उसका उससे बाहर जाकर कर रहा है, देन वो आपके लिए ये आपकी गुड कंसिडरेशन हो सकती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर असेंशियल्स फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 6 से 7 पॉइंट हैं, कुछ हमने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ हमने इसमें किए हैं, तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सकता है हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और डोंट वरी अबाउट द कमर्शियल लॉ। आपको सारे लेसन्स हैं जो यहाँ पर आराम से इजीली आप कर सकते हो, सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।